नमस्ते दोस्तों। हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था क्वांटम संख्या, और उस क्वांटम संख्या क्या होती है हमने ये बात की थी। इसके बाद क्वांटम संख्या कितने प्रकार की थी, तो 4 प्रकार की। मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दिगंत क्वांटम संख्या। ये 2 क्वांटम संख्या मैंने आपको पढ़ा दी थी और आपने पढ़ भी ली होगी। अब हम इसके आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वांटम संख्या आती है उसको हमने लिखा था दिगंत क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। उसके बाद आती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो आज बिना टाइम खराब किए हम टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था इसका, यहाँ लिख रहा हूँ कि चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या की अगर हम बात करें, चुंबकीय क्वांटम संख्या की हम बात करें तो इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखा है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करोगे। बिना टाइम खराब किए मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि इस क्वांटम संख्या, देखो मुख्य क्वांटम संख्या के बाद हमने स्टार्ट किया था दिगंत क्वांटम संख्या। तो दिगंत क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं। अब इस चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हम दिगंत क्वांटम संख्या के आधार पर ज्ञात करेंगे। एक चीज़ और, चुंबकीय क्वांटम संख्या तो साफ लिखा है कि ये क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ज्ञात की जाती है। ये पॉइंट यहाँ से मैं लिख देता हूँ पहले कि क्या बात करें कि यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या, यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति करेगा। यह क्वांटम संख्या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को समझाती है, या इलेक्ट्रॉन की प्रकृति के बारे में बताती है। इस क्वांटम संख्या का मान, क्वांटम संख्या का मतलब स्मॉल एम, तो इस क्वांटम संख्या का मान या एम का मान -L से प्रारंभ होकर +L तक, क्या लिखा है, एम का मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -L से प्रारंभ होकर +L तक होता है। तो सीधी सी बात है कि L के मान के आधार पर हम किसका मान ज्ञात करते हैं, एम का मान ज्ञात करते हैं। तो एम का मान पता लगाने का मतलब क्या है, जो एल का मान होगा, एम का मान लिखने का मतलब जो एल का मान होगा उसको आप माइनस से प्रारंभ करना, और फिर माइनस से प्रारंभ करते हुए 0 आएगा, फिर उसको कहाँ तक जाना, +L तक उसका मान होता। तो -L से कह सके तो +L तक इसका मान होता। अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करो कि चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ जाए। तो अगर n का मान 1 होगा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, थोड़े बड़े अक्षर में लिख दूँ, यदि n का मान 1 हो, कितना हो, 1 हो, तो कल हमने क्या सीखा था, l का मान होगा कितना, 0। अब जो l का मान 0 होगा तो m का मान क्या होता है, जितना l का मान होता है उसको 0 से स्टार्ट करके कहाँ पे लिखो, प्लस को। तो 0 माइनस और +0 कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 ना तो कभी प्लस का होता है ना कभी माइनस का। तो अगर स्मॉल n का मान 1 है तो l का मान 0 होगा, तो m का मान भी 0 होगा। लेकिन अब यहाँ से समझना, n का मान कितना हो, 2 हो, n का मान कितना हो, 2 हो, तो l का मान 0 भी होगा और 1 होगा, 0 भी होगा और 1 होगा। अब देखो 0 के लिए तो m का मान 0 होगा, लेकिन यदि l का मान कितना है, 1 आए, तो इस 1 के लिए, इस 1
के लिए एम का मान कितना होगा, इसको देखो, इस एक को, एल का मान 1 है तो 1 को -1 से कहाँ लेके जाना है, +l तक, +1 तक। तो -1 के बाद आता है 0, फिर आता है +1। इसी प्रकार अगर आप ये समझना चाहो n का मान क्या लिखा है 3, तो l का मान क्या होगा 0, 1, 2, 3 ही मान होंगे, 0, 1, 2। अब m का मान की बात करें तो सीधी बात है, 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, 1 के लिए लिखें तो 1 के लिए तो वही -1, 0, +1, और 2 के लिए लिखे तो -2, -1, 0, +1 और +2 होगा। इसी प्रकार में अब यहाँ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना आपको। एल का मान यदि कितना हो 3 हो, एल का मान कितना हो 3 हो, तो एम का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3 तक होगा। तो यहाँ आपको समझना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ फोकस करना है, आपको जो चीज़ समझनी है कि एल का मान जितना होगा एम का मान उस संख्या से माइनस से प्लस होगा। जैसे एल का मान 0 लिखा मैंने, तो एम का मान तो ऑटोमेटिक, क्योंकि 0 को -0 +0 लिखोगे तो कोई सेंस नहीं है, तो कितना होगा 0। अब देखो एल का मान एक तो 0 कर दिया और एक 1 है। अब एल का मान अगर 1 हो तो एम का मान -1 से +1 होगा, -1 से +1, तो -1 और -1 के बाद आपको पता है 0 आता है और 0 के बाद +1 आता है। यदि एल का मान जैसे मैंने यहाँ 2 लिया, तो 2 का मतलब क्या हुआ, एम का मान ज्ञात करोगे तो -2, -1, 0, +1, +2। यदि एल का मान 3 है तो यहाँ पर एम का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ये कंडीशन है। तो यहाँ मैं कुछ बातें आपको रिपीट करके समझाना चाहूँगा, फिर इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। कि सबसे पहले आज जो हमने क्लास स्टार्ट की है, उस क्लास में हमने स्टार्ट किया चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और ये चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति समझाने से संबंधित होती है। इसके पश्चात इस m चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान है वो -l से प्रारंभ होकर कितना होगा, +l तक होता है। यहाँ से बस यही बात रखनी, -1 से -l से प्रारंभ होकर +l तक होता है। ये कुछ समझा दिए हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं समझ में आए तो मैं इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बातें और लिख रहा हूँ जहाँ से आपकी बात क्लियर हो जाए। अब देखो, अब हम आगे बात करें। मैंने आपको उस समय भी एक बात बताई थी कि अगर आपको बात समझ में आई हो तो, कि ये लिखा रहने देते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या कोश को बताती है, दिगंशित क्वांटम संख्या उपकोश को बताती है, और चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी वो कक्षक के बारे में जानकारी देती है। अब कक्षक क्या होती है, तो एक तो ये बात याद होनी चाहिए आपकी क्लियर में कि आपकी जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में हमें बताती है, कक्षक के बारे में जानकारी देती है। तो यहाँ लिख सकते हो, यह हमें कक्षक के बारे में बताती है। अब समझना यहाँ से कि एल का मान 0 तो एम का मान भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब अगर आपको याद हो तो एल का मान है वो 0 कौन से उपकोश के लिए होता है, एस। कौन से उपकोश के लिए होता है,
एस के लिए होता है। तो एस उपकोष में कक्षक 0 0 का मतलब कुल काउंटिंग देखी जाए तो 1 है, तो एस उपकोष में कक्षक कितना होता है? 1 होता है। काउंटिंग करोगे तो 0 भी, इसको एक बार तो 1 बोलोगे तो काउंटिंग कितनी होगी? 1। तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि ये लिखा आपने एल का मान, एल का मान, तो एल का मान यदि 0 है तो वो कौन से किसके लिए होता है? एस उपकोष के लिए होता है। तो इसके लिए एम का मान भी क्या होगा? 0 होगा। अब अगर एल का मान कितना हो? 1, तो एल का मान 1 होगा, तो ये एल का मान कौन से उपकोष के लिए होता है? पी के लिए। अब एल का मान 1 पी उपकोष के लिए, एल का मान जब 1 होगा तो एम का मान -1, 0 और +1, तो कुल कितने मान हुए? 3 हुए। 3 मान का मतलब क्या हुआ कि इस पी के अंदर कितने कक्षक होंगे? ऐसे 3 होंगे। ये केवल पूरा 1 है, तो एस में कितना कक्षक हो गया? 1। अब देखो एल का मान कितने के लिए? 2 के लिए, तो कौन से उपकोष के लिए होता है? डी। अब एल का मान 2 डी उपकोष के लिए होता है, तो अगर एल का मान 2 होगा तो एम का मान कितना होगा? -2, -1, 0, +1 और +2। अब काउंट करना कुल कितने मान हुए? 1 2 3 4 5, अर्थात डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 5। डी उपकोष में कितने कक्षक होंगे? 5 होंगे। अब अगर एल का मान कितना हो? 3 हो, एल का मान 3, तो एल का मान 3 किसके लिए होता है? एफ के लिए होता है। अब इसका 3 मान कैसे होगा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, कुल कितने मान हो गए बेटा? 7। इसका मतलब इस ऐप के अंदर ऐसे कितने डब्बे, कितने कक्षक होंगे? 7 होंगे। कितने होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एक बात सुनना, ये जो कक्षक हमने बनाए हैं इसको बोलते हैं, जैसे ये डब्बा बनाए ना, तो ये कक्षक, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? किसी भी एक डब्बे के अंदर या एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। तो एस में मैंने कल भी आपको बताया था अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं? 2। पी के अंदर कितने कक्षक होंगे? 3। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। डी में 5 कक्षक हुए। अब 5 कक्षक हुए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। एफ में 7 कक्षक हुए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 14। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है कि एस होता है, एस में कितना कक्षक होगा? 1। ये कक्षक शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या है? कक्षक। और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में कक्षक कितने होंगे? 3। डी में कक्षक कितने होंगे? 10 और 5। और एफ में कक्षक कितने होंगे? 7। और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसमें एक ध्यान रखें कि ये हमें कक्षक के बारे में बनाती नहीं बेटा, बताती है। तो ये चीज़ें तो आप भी समझदार हो, ऐसी छोटी मोटी बातें तो आप अपने स्तर पे भी चेंज कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, आपको समझने की कोशिश करना कि नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो एस, पी और डी, ये तीनों के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं। तो एस, पी और डी क्या है, इनके लिए मैं थोड़ी सी कंडीशन आपको समझा दूं। वैसे हम आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे उनमें इनके बारे में काफ़ी चीज़ें आएगी आपके। तो इसको मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा कि सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ समझे कि एस, पी और डी और एफ 4 उपकोष है।
इन उपकोष के अंदर कक्षक होते, कक्षक को हम इस रूप रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से आपको एक बात याद करनी है कि इन कक्षक की सबकी आकृति होती है कि अगर मैंने यहाँ लिखा एस उपकोष, क्या लिखा है एस उपकोष, तो याद होनी चाहिए कि एस उपकोष की आकृति गोलाकार होती है। कैसी होती है? ये एस उपकोष है, ये इसको या इस रूप में हम बना दें कि ज़्यादा कंफर्टेबल आपको समझ में आ जाए कि ये एस, तो एस उपकोष की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। क्या होती है? गोलाकार। अगर पी उपकोष की बात करें तो पी उपकोष की आकृति इस प्रकार से होती है। ये किसकी है? पी उपकोष की। इसको क्या बोलते हैं? अगर आपको पता होगा कि जो पहलवानी करते हैं, अपनी ऐसे बॉडी बनाते हैं, वो एक डंबल जो टाइप में होता है और उसको उठा के ऐसे करते हैं, उसको डंबल बोलते हैं, देखा होगा आपने। तो उस डंबल की जो आकृति होती है वो नॉर्मली आपके इस प्रकार की सी होती है। तो इसकी तुलना में देखा जाए तो ये भी इस प्रकार से पकड़ने के लायक होता है। इस कारण से इस आकृति को हम बोलते हैं डंबलाकार। देखो, आपसे पूछा जाए एस उपकोष आकृति कैसी, तो आप क्या बोलोगे? गोलाकार आकृति होती है, गोल आकृति होती है। लेकिन एस उपकोष या एस कक्षक की बात कर लेते हैं, इनकी आकृति पूछी जाए तो डंबलाकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डंबलाकार। तो एस उपकोष की आकृति कैसी होती है? डंबलाकार। अब बेटा पी उपकोष की बात करें, इसके बाद आपका आ जाता है डी उपकोष। क्या लिखा है मैंने? डी उपकोष। डी उपकोष में ये डंबल होते बेटा दो होते हैं। तो दो होने का मतलब किस प्रकार से बनाते हैं? एक को मैंने ऐसे बना दिया और दूसरा ये इस प्रकार से। इस आकृति को बोलते हैं हम डी डंबलाकार। और आपका जो एफ उपकोष होता है बेटा, उसकी आकृति ऐसी होती है कि जो नॉर्मली हम बना नहीं सकते, जिसको हम बोल देते हैं जटिल आकृति। क्या बोल सकते हैं? जटिल आकृति। तो यहाँ से आपकी कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए कि क्या लिखा मैंने? एस उपकोष। तो एस उपकोष की आकृति कैसी हो गई? गोलाकार। फिर हम बात करें पी उपकोष। पी उपकोष डंबल के शेप में होती है, इस कारण से इसकी आकृति को हमने क्या नाम दे दिया? डंबलाकार। फिर बात करते हैं पी उपकोष। पी के बाद डी उपकोष। जो डी उपकोष होते हैं उसमें दो डंबल होते हैं इस प्रकार के, तो उस आकृति को हमने क्या नाम दे दिया? डी डंबलाकार। क्या नाम दे दिया? डी डंबलाकार। और जो एफ उपकोष होता है उसकी आकृति जटिल होती है, इस कारण से हम नॉर्मली बनाते नहीं हैं और एक सीधा केवल एक नाम लिखते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है? जटिल आकृति होती है। अब यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे समझना कि एस उपकोष के लिए बोल देते हैं या एस कक्षक के लिए बोल देते हैं इनके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब बेटा यहाँ से आपको एक याद रखना है कि जब भी हम बात करें तो जो ये उपकोष होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। क्या होते हैं? जैसे एस है, एस में एक कक्षक होगा, पी के अंदर 3 कक्षक होंगे, डी में 5 कक्षक होते हैं और एफ में 7 कक्षक होते हैं। तो इसके लिए मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं यहाँ से कि एस कक्षक के लिए एम का मान, एस कक्षक के लिए एम का मान कितना होता है? अब सीधी सी बात है कि एस के लिए एल का मान 0 होता है तो एम का मान 0 होता है। अब एम का मान 0 होने के बाद 0 भी तो एक ना कोई अंक है। अंक का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आप लिखते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अंक तो है। तो 0 भी तो क्या है? एक अंक है। तो एस कक्षक के लिए एम का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। और 0 एक अंक होने का मतलब यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए कि एस में कितना कक्षक होता है?
एक कक्षक होता है। इसके बाद अगर हम आगे समझे, नेक्स्ट वाली लाइन में समझ में आएगी कि P कक्षक के लिए m का मान, P कक्षक के लिए m का मान, अब देखो बेटा P के लिए बात कर रहे हैं तो पहले अपने माइंड में क्लियर थी कि P के लिए L का मान कितना होता है 1, और L का मान 1 होगा तो m का मान 3 होते हैं, -1 0 +1। इस कारण से इस P में कितने कक्षक होते हैं 3, तो यहां पर मैं ये 3 कक्षक बना दिया। कितने कक्षक बना दिए 3। अब ये तीनों के तीनों P कक्षक होंगे। अब इनके नाम क्या दोगे आप, तो एक को मैंने नाम दे दिया क्या Px, एक का नाम दे दिया Py, या इसको ऐसे रख देते हैं कि एस कक्षक, इसको तो मैंने दे दिया Px, इसको दे दिया Py, और इसको क्या नाम दे दिया Pz। तो 3 कक्षक थे, तीनों को अलग अलग नाम दे दिया Px, Py और Pz। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि m के 3 मान होंगे, किसी के लिए -1, किसी के लिए 0 और किसी के लिए +1 होता है। तो यहाँ से याद रख लेना, जो Px होता है उसके लिए m का मान 1 होता है, Py के लिए m का मान +1 होता है, और Pz के लिए 0 होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, Px के लिए m का मान -1 है, Pz के लिए +1 है, और Py के लिए +1 है, और Pz के लिए 0 होता है। तो 3 मान हो गए। अब इसी प्रकार अगर हम बात करें D के लिए, D कक्षक के लिए m के मान, तो आपको पता है कि D कक्षक के लिए m के मान करेंगे तो D के लिए L का मान 2 होता है। अब 2 होने के मतलब m का मान क्या आएगा -2 -1 0 +1 +2, तो कुल कितने मान हो गए 5। कितने 5 मान हो गए बेटा 5 मान हो गए। तो इसका मतलब इसमें कुल कक्षक कितने होंगे 5, 1 2 3 4। तो D के अंदर कक्षक कितने होते 5। अब देखो यहाँ 3 थे तो एक सिंपल सा तरीका था नामकरण करने का x y z, लेकिन यहाँ कितने हो गए 5। अब पांचों को अलग अलग नाम देना है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसका नाम देने का मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, वहाँ से मुझे उम्मीद है कि आप इजीली समझ जाओगे। यहाँ गौर से देखना इसको, x y z क्या लिखा मैंने x y z। देखो सबसे पहले मैंने क्या सेलेक्ट किया x y, क्या लिया x y, तो पहले कक्षक का नाम मैंने दे दिया dxy। दूसरे वाले के लिए मैंने क्या सेलेक्ट किया yz। दो के ग्रुप लेने, कितने ग्रुप है 2, तो पहले हो गया xy, दूसरे वाला ग्रुप क्या हो जाएगा dyz। अब तीसरे वाले के ग्रुप में कितना सेलेक्ट करना बेटा 2, तो एक बार z ले लिया और एक बार x, 2 तो लेने। तो तीसरे वाले में कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे dzx। तो क्या किया पहले xy हो गया, फिर yz कर दिया, फिर zx, ये 3 हो गए। लेकिन कक्षक कितने बेटा 5 नाम देना। अब क्या किया आगे वाले में, अब इन 2 का मैंने स्क्वायर कर दिया dx² dy², और बीच में क्या लगा दिया डैश, तो dx² y²। अब केवल क्या बच गया z, तो लास्ट वाले में किसका स्क्वायर कर दिया z का, किसका स्क्वायर कर दिया z का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ से आपको एक बात और समझनी है कि D में कितने कक्षक होंगे आपके 5 होंगे। D में कक्षक कितने होंगे 5 होंगे, और पांचों कक्षक का नाम कैसे दोगे, पहले का नाम दे दिया मैंने dxy, दूसरे का नाम दे दिया dyz, तीसरे का नाम दे दिया dzx, चौथे का नाम दे दिया dx² y², और लास्ट वाले का नाम हो गया dz²। तो ये हमें पता होना चाहिए कि D के मैंने कितने कक्षक लिखे बेटा 5 कक्षक लिखे, इनके मान भी बता, नाम कैसे देते हैं। पहले एक का नाम दे दिया dxy, दूसरे का yz, तीसरे का dz, चौथे का dx² y², पांचवें का dz²। तो ये नाम मैंने दे दिया, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर, आसानी से आप ये लिख सकते हो। तो अब मान तो दे दिए, अब मुझे पता है कि
जो m का मान है वो -2 से +2 होता है, लेकिन कौन से कक्षक के लिए कौन सा मान होता है वो अपने को विशेषकर याद करना पड़ेगा। कौन से कक्षक के लिए कौन सा मान होता है, तो बेटा इसके लिए मैंने तो ऐसे याद कर रखा था कि इनकी थोड़ी से मान याद करने में प्रॉब्लम आती है। तो इसका ये था कि इसका था -2, इसका +1, इसका -1, इसका +2 और इसका 0। ये तो बेटा आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है। वैसे m का मान हमने सीख लिया, -2, -1, 0, +1 और +2 होते हैं। अब कौन से कक्षक के लिए कौन सा मान होता है वो आप यहाँ से याद कर लेना कि dxy के लिए -2, dyz के लिए +1, dzx के लिए -1, dx² के लिए +2 और dz² का 0 मान होता है। तो इसका और ऐप के लिए मैंने कह दी कि ऐप की आकृति जटिल होती है, इस कारण से हम ऐप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम लास्ट क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ाऊंगा। उसके बाद इनसे संबंधित जो सवाल होते हैं वो किस प्रकार के आते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर हम आगे अगली क्वांटम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सभी ने। तो अब आगे बात करें, तो ये सब बातें हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए की है। किसके लिए की है? चुंबकीय क्वांटम संख्या के लिए। इसके बाद अगर हम आगे समझें तो यहाँ से नंबर 4 पे आपके आती है चक्रण क्वांटम संख्या। लास्ट कौन सी है आपकी? चक्रण क्वांटम संख्या, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। चक्रण क्वांटम संख्या सीधी सी बात स्मॉल एस है, माइंड में बिल्कुल बात करिए। चक्रण क्वांटम संख्या स्मॉल एस से यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की गति को दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है या घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले बात तो याद कीजिए कि चक्रण क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। अब आगे बात करें कि यह क्वांटम संख्या, क्या लिखा है? यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की, यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बताती है। ठीक है, अब दिशा की बात करें तो सीधी बेटा बात एक ही है कि दिशा दो प्रकार की हो सकती है। एक तो नॉर्मली हम क्या मानते हैं? घड़ी की दिशा में, जिसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉक वाइज। दूसरा क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा में इसको क्या बोल देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो याद रखना कि ये कहा जाता है क्वांटम संख्या मतलब चक्रण क्वांटम संख्या एस, अगर घड़ी की दिशा में ये क्लॉकवाइज अगर उसका चक्रण हो रहा है तो उसके लिए तो एस का मान होगा +1/2, और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्रण कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका मान होता है -1/2। इससे ज़्यादा इस चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी है। तो यहाँ से आपकी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि चौथी क्वांटम संख्या नंबर 4 चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है? एस से। यह क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के, किसके? इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा, कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण है वो गति है वो किस दिशा में हो रही है उसके बारे में बताता है। तो इसके लिए दो गति होती है, एक तो होती है घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, और दूसरा होती है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? एंटी क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की दिशा में चक्रण हो रहा है, घड़ी की दिशा में यदि चक्रण हो रहा है तो एस का मान +1/2 होता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है तो -1/2 होता है। अभी जब हम पढ़ेंगे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जैसे आपने ये एक कक्षक बनाया, और मैंने पहले बता दिया कि किसी भी एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2। इस एक डब्बे के अंदर जिसको हम कक्षक बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आएंगे। अब इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉनों की चक्रण की दिशा सदैव विपरीत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन की जो 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उनकी दिशा सदैव क्या होती है, विपरीत। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, सपोज करो हमने इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो उसकी दिशा को मैं जैसे इधर शो कर देंगे, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसकी दिशा को इसके विपरीत इस प्रकार से शो किया जाता है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो अगर किसी कक्षक में आपने 1 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दर्शाया तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को उसकी विपरीत दिशा में इस प्रकार से आपको दर्शाना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें। तो सबने अब जो आगे बात करें तो इस प्रकार से आपने ये जो 4 क्वांटम संख्या है उनके बारे में बातें की। अब इन 4 क्वांटम संख्या से हमें क्या समझ में आया वो मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि यहाँ क्वांटम संख्या से अगर कुछ चीज़ें समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि क्वांटम संख्या की 4 क्वांटम संख्या थी। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंत क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या। अब हमें क्या करना वो देखो, मैंने कहा कि ये पढ़ने के बाद अपना मेन टॉपिक तो वही आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सुनना, यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आती है तो मैं इसको एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना कि यदि n का मान क्या हो 1 तो l का मान क्या होगा 0 और m का मान क्या होगा 0 होगा। अगर n का मान 1 है तो l का मान कितना होता है n से 1 कम, तो 1 से 1 कम का मतलब क्या हुआ 0, और अब 0 होगा तो m का मान लिखने का तरीका क्या था, देखो इधर यहां से क्या समझना था, n का मान 1 है तो l के मान को आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो n-1 तक लिखना होता है, n-1 तक। तो इसका मान 1 है तो 1 से कम क्या होगा 0, और m का मान कैसे लिखते हो l के मान से, -l से प्लस l तक। अब l का मान 0 तो 0 प्लस से, ये 0 माइनस से 0 प्लस कोई सेंस ही नहीं है। ये तो बात क्लियर होगी। तो ये तो होगी आपकी पहली लाइन। अब इसको मैं कुछ लाइनों में डिवाइड कर देता हूँ जिससे आपको इजीली थोड़ा सा और समझ में आ जाए। क्लियर है? अब देखो आगे कि अब बात करें अपने कि यदि मैंने n का मान कितना किया 2 तो l का मान कितना होगा 2 से 1 कम 1, तो पहले होगा 0 फिर होगा 1, क्या होगा 0 फिर कितना होगा 1। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि l का मान 0 है और क्या है 1 है, तो अब 0 है उसके लिए m का मान क्या होगा, 0 के लिए m का मान 0 होगा और l1 के लिए m का मान -1 0 प्लस 1 होगा। तो 0 के लिए यह आ गया और 1 के लिए m का मान ये हो जाएगा। अब देखो आगे बात करें, यदि n का मान 3 हो तो l का मान, इसको ऐसा समझ लेते हैं 0 होगा 1 होगा और क्या होगा 2। अब जब 0 होगा तो m का मान भी 0 होगा, इसके लिए m का मान कितना होगा -1 0 प्लस 1, इसके लिए -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। इसके बाद आगे बात करें
यदि n का मान 4 हो तो l का मान 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो m का मान इसके लिए तो 0 होगा, इसका -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2, इसके लिए अब यहाँ से मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूँ जो मुझे समझानी थी, और कुछ थोड़ी बहुत बातें अगर आपके दिमाग में आ गई हो तो और अच्छी बात है। कि यहाँ पर l का मान 0 कब होता है? s के लिए l का मान 0 कब होगा? s के लिए। और कौन सा कोस है? तो 1, तो यहाँ केवल 1s आएगा। अब देखो यहाँ l का मान 0 भी है और यहाँ l का मान 1 भी है। l का मान 0 है तो वो तो आएगा s के लिए, और l का मान 1 है वो किसके लिए आएगा? p के लिए। कौन से कोस के लिए? 2 के लिए, तो 2s 2p। अब देखो 0 1 2 3, तो 3s 3p 3d। यहाँ बात करें तो 4s 4p 4d 4f। आपको ये याद रखना, इसको समझना है। पहले केवल 1s आता है, 1s के बाद 2s 2p आता है, फिर 3s 3p 3d आता है, फिर 4s 4p 4d 4f आता है, फिर 5f 5p 5d 5f आता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी तो बेटा इतना लिखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है, याद रखनी है, तो हमें ये क्रम याद करना है जिससे अपना काम चल जाएगा। क्रम कैसे याद करना था कि पहले तो बात करें कि यहाँ क्या है? माइनस का 1। अब देखो बेटा एक बात और, उस क्रम को याद करना है कि पहले क्या आया था आपका? 1s, फिर क्या है? 2s 2p, फिर क्या आपका? 3s 3p 3d, फिर क्या है? 4s 4p 4d 4f। आपको ये क्रम याद करना, यही अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए काम में आएगा। कौन सा? ये क्रम 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। तो कल मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इसको हमें किस प्रकार से अपने माइंड में फिट करना है, कैसे हमें समझ के इसको याद करना, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है वो इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ।